यार लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर लिया था अपना टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में हमने अपने दो केसेस कर लिए थे। बस आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट फटाफट रिकॉल कि यार कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में अगर हमारे पास सबसे पहला केस ये था कि लेंस अगर कांटेक्ट में है तो लेंस आर इन कांटेक्ट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। जैसे क्या एग्जांपल था कि ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे हमारे पास दो लेंसेज हैं जो कांटेक्ट में है। इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2। अरे कोई बात नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट O, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले F इक्विवेलेंट निकालेंगे और F इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, 1/f1 प्लस 1/f2। एक बार आपके पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला लेंस यूज करेंगे। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, तो अब क्या कैलकुलेट हो जाएगा, हमारे v की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। चेक करो इस पहले मेथड में कोई दिक्कत थी? नो नो सर। सर। डन। मेरे को सिमिलरली बताओ सेकेंड केस कौन सा केस था? So when lenses are placed at distance. वेरी गुड, व्हेन टू लेंसेज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। तो यार ये सेकेंड केस में भी हमने दो मेथड करे थे कि अगर लेंस प्लेस्ड है किसी एक डिस्टेंस पे, लेंस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, तो यार इस केस में हमने क्या करा, एफ बाय इक्वलेंट, 1/f इक्वलेंट का फॉर्मूला था 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी बाय f1 f2, जहां पे डी हमारा उन दो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस था। जैसे हमने पावर का फॉर्मूला निकाला था, इक्वलेंट पावर का फॉर्मूला क्या था, P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2। तो बस P1 P2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, इक्वलेंट फोकल लेंथ आ जाएगा। तो फिर से वही लेंस फॉर्मूला यूज करोगे, U गिवन है, V कैलकुलेट करना है, F आपको मिल जाएगा इससे। चेक करो पहले इसके फर्स्ट मेथड में कोई डाउट? डन। No sir. अब यार मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, हम F इक्वलेंट भी चेक करेंगे कि हमारा ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा। अगर हमारा F इक्वलेंट पॉजिटिव आता है तो ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा? Convex. वेरी गुड, मतलब चीजें याद है, क्या बात है। और अगर F इक्वलेंट नेगेटिव आ जाएगा तो मतलब ये हमारा एक कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। चलो भैया, फिर दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड ये था कि हम दोनों लेंस के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। हम सबसे पहले लेंस वन के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो लेंस वन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता होगा, फोकल लेंथ पता होगा, हम सबसे पहले इमेज डिस्टेंस वन कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार मेरे लिए इमेज आ गई तो ये इमेज लेंस टू के लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगी। तो लेंस टू के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? V1 minus D. वेरी गुड, V1 - D। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, फोकल लेंथ पता होगा, और आप निकाल लोगे फाइनल P. इमेज डिस्टेंस। बस यहां तक हमने काम किया था। चलो डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाओ अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक पे। लेंस इस पे खत्म हो जाएगा। लिखो हेडिंग, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। चलो यस सर। चलो तो भैया अब ध्यान दो, सिंपल टॉपिक है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। यार हमने क्या किया कि हमारे पास है ना कोई एक लेंस गिवन है, और लेंस का कोई एक पार्ट मैंने क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। मतलब लेंस का एक पार्ट अब मेरा रिफ्लेक्टिंग बन गया। जैसे यहां पे समझो, लेंस का मतलब क्या होता है। अगर लेंस की डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछता तो लेंस की डेफिनेशन क्या होती है? लेंस की डेफिनेशन है एक रिफ्रैक्टिव मीडियम जिसके कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं? Two. वेरी गुड, लेंस की डेफिनेशन है अ रिफ्रैक्टिव मीडियम, मतलब कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो रिफ्रैक्शन कराए। लेकिन इसके अंदर कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है? तो हमें पता है इसके अंदर दो सरफेसेस है, एक R1 और एक R2, जिसमें से एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। Negative with तो इधर हमने यही किया भाई, इधर ये वाला जो सरफेस है, सरफेस वन तो अभी भी रिफ्रैक्ट ही कर रहा है। लेकिन जब मैंने सेकेंड सरफेस को सिल्वर बना दिया तो सेकेंड सरफेस अब रिफ्रैक्टिव मीडियम की जगह ये कौन सा मीडियम बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग मीडियम बन जाएगा। तो यहां लिख रहा हूं, ये वाला तो अभी भी रिफ्रैक्ट ही करेगा, लेकिन अब ये वाला क्या करेगा, ये रिफ्लेक्शन करेगा।
पहले यहां तक चेक करो, यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. डन, सर No. बढ़िया। चलो अब कॉन्सेप्ट को समझो क्या होगा। यार ये अगर मैंने एक लेंस लिया और इसका ये पार्ट मैंने सिल्वर कर दिया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और यहाँ पे कहीं मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। भैया अब रे डायग्राम को अब ध्यान से समझो, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। यार इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे ट्रैवल कर रही होगी, तो लाइट रे ट्रैवल कर रही है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो ये किधर बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स द जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द तो ये लाइट रे हमारी कुछ ना कुछ इस तरीके से बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड कर गई। अब जब ये बेंड करेगी तो हमारा जो ये दूसरा वाला पार्ट है जो रिफ्लेक्शन करा रहा है, ये बेसिकली एक कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि हमारे पास इस टाइप का कर्व्ड मिरर आ रहा है। तो इस टाइप का कर्व्ड मिरर तो आपको पता ही है ना कि इस टाइप का कर्व्ड मिरर कौन सा मिरर होता है, कॉन्केव मिरर होता है। कॉनकेव। तो ये एक कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो उस केस में क्या होगा, हमारी ये लाइट रे रिफ्लेक्ट करके थोड़ा सा ऐसे आ जाएगी। एक बार लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रही है तो अब ये डेंसर से रेयर ट्रैवल कर रही है। जब ये डेंसर से रेयर ट्रैवल कर रही है तो अब ये किधर बेंड करेगी, अवे फ्रॉम वेरी गुड। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करने के चक्कर में ये कहीं ना कहीं यहां बेंड कर जाएगी और हमारी इमेज सेम साइड मिलेगी, सेम साइड, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट था उसी साइड हमारी इमेज मिल गई है। तो एक बात चेक करके सोच के बताओ कि ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, मतलब लेंस को मैंने सिल्वर कर दिया, तो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, क्या ये एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है या एक लेंस की तरह बिहेव कर रहा है? मिरर Mirror. बिल्कुल Mirror. मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये लेंस की तरह बिहेव करता तो लेंस के लिए अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहा हूं तो मेरी इमेज कहीं ना कहीं यहाँ पे बनती, क्योंकि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट रे को दूसरी जगह पास कर देना। भैया रिपीट, अगर सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन हो रहा होता, जैसे ये वाला केस देखो, अगर मैं इसको सिर्फ ऐसा लेंस ले रहा हूं तो उस केस में क्या होता, ये ऑब्जेक्ट है अगर, तो लाइट रे रिफ्रैक्ट करती, दूसरी साइड जाती और कहीं ना कहीं यहाँ पे इमेज मिलती। लेकिन इधर हमें इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम जगह पे मिल रहे हैं, तो मतलब ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन हमारा बेसिकली किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक मिरर की तरह ही बिहेव कर रहा है, पहली Yes, sir. चीज। और अगर ये रियल इमेज है तो ये हमारा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉनकेव मिरर की तरह। अब मुझे बताओ रिफ्रैक्शन हुआ कितनी बार है, प्लीज ये चेक करके बताओ, रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ है और रिफ्लेक्शन कितनी बार हुआ है? वेरी गुड आकाश। यार हमारा रिफ्रैक्शन 2 बार हुआ। कहां कहां 2 बार हुआ? एक बार तो लाइट रे जब रेयर से डेंसर जा रही थी तब रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार रिफ्रैक्शन इधर हुआ जब लाइट रे डेंसर से रेयर आ रही थी, तो रिफ्रैक्शन 2 बार हो रहा है। वेरस रिफ्लेक्शन कितनी बार हो रहा है, रिफ्लेक्शन 1 बार हो रहा है यहाँ पे। तो रिफ्रैक्शन 2 बार, मतलब लेंस 2 बार यूज हो रहा है और मिरर मेरा 1 बार यूज हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये बेसिकली कॉम्बिनेशन किसकी तरह एक्ट करेगा, ध्यान देना। अब हम बेसिकली कहेंगे कि हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पहले Yes, सिंगल sir. रिफ्रैक्शन हुआ, लेंस 1, पहले सिंगल रिफ्रैक्शन हुआ लेंस 1, फिर रिफ्लेक्शन हुआ तो मतलब मिरर, मिरर, फिर से रिफ्रैक्शन हुआ तो ये फिर से किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो लेंस 2 बार, मिरर 1 बार, और ये फाइनल कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये फाइनल कॉम्बिनेशन एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। चेक कर लो, ये पूरा सेटअप समझ में आ गया आपको? Yes, sir. बढ़िया, नोट डाउन यस कर सर। लो। फिर नोट एक बार डाउन, दोबारा बता दो। बिल्कुल आयुषी, कौन से पार्ट से बताना है, ये वाला? यस सर। ठीक है आयुषी, आप ये चेक करो कि आपका रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ। तो देखो जहां जहां मैंने रेड डॉट्स मार्क करे हैं वहां वहां मेरा रिफ्रैक्शन हुआ, कि पहले लाइट रे रेयर में थी, अब वो लेंस के अंदर जा रही है, मतलब डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है, तो रिफ्रैक्शन हुआ। फिर लाइट रे जब बाहर निकल रही थी तो वो डेंसर से रेयर में आ रही थी, तो फिर से रिफ्रैक्शन हुआ। तो रिफ्रैक्शन 2 बार यूज हुआ ना। यस सर। तुम बेसिकली आपका लेंस 2 बार यूज हो रहा है, एक बार लाइट रे को अंदर पहुंचाने के लिए और एक बार लाइट रे को बाहर पहुंचाने के लिए, रिफ्रैक्शन 2 बार हो रहा है। लेकिन रिफ्लेक्शन कितनी बार हो रहा है,
मिरर से तो एक ही बार टकराई है, तो रिफ्लेक्शन एक बार हो रहा है। तो मैंने क्या कहा कि हमारा जो ये सिल्वरिंग ऑफ लेंस है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक लेंस की तरह जिसने पहले लाइट रे को अंदर बेंड कराया, फिर एक मिरर की तरह जिसने लाइट रे को वो वापस से रिफ्लेक्ट कराया, कि इसने लाइट रे को रिफ्लेक्ट कराया, और फिर किसकी तरह बिहेव कर रहा है ये लास्ट में, लास्ट में ये फिर से एक लेंस की तरह बिहेव कर रहा है जिसने लाइट रे को मतलब अंदर से बाहर पहुंचाया। चेक करो आयुष, अब ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। यस सर, थैंक यू सर। और कोई नहीं। तो इसलिए हमने देखा कि अल्टीमेटली ये कॉम्बिनेशन को हम तीन अलग अलग स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, लेंस वन प्लस मिरर प्लस लेंस टू, और ये फाइनल किसकी तरह एक्ट करेगा, कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगा। Yes, sir. चलो डन। So done. तो इस केस में, वेरी गुड, इस केस में हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। तो सोचो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, तो आप इधर लिखोगे 1/f ऑफ लेंस वन प्लस 1/f ऑफ मिरर प्लस 1/f ऑफ लेंस टू। और भैया ये वाला फोकल लेंथ और लास्ट वाला फोकल लेंथ सेम ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली है तो दोनों सेम लेंस ही, तो ये दोनों लेंस का फोकल लेंथ सेम होगा। तो हम लिखेंगे इसको 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1/f ऑफ मिरर, सीधा सीधा बस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे सिल्वरिंग ऑफ लेंस में। Yes, sir. लेकिन आप बोलोगे सर हमें तो फोकल लेंथ सिर्फ मिरर का गिवन, मतलब सिर्फ लेंस का गिवन होगा। आपको Yes. याद है फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होता है, स्फेरिकल के लिए फोकल लेंथ ऑफ मिरर? 4/2। वेरी गुड। तो यार जो हमारे लेंस का ये रेडियस गिवन होगा R2, वो ही R2 मेरे फोकल लेंथ ऑफ मिरर के लिए यूज होगा। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर के लिए मैं यूज करूंगा R2/2। चेक करो, इतनी चीज भी क्लियर है? Yes, sir. बढ़िया। लास्ट चीज, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कितना होता है? ये याद नहीं है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर भैया इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बहुत बड़ा सर्कल होती है। अगर मैं बहुत बड़ा सर्कल ड्रॉ कर दूं तो बहुत बड़ा सर्कल ऑलमोस्ट मेरे को कैसा दिखाई देगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देगा। तो इसलिए प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, इनफाइनाइट। तो अगर बाय चांस क्वेश्चन ये वाला आ जाए, और चांसेस ज्यादा यही है कि क्वेश्चन इस वाले के आएंगे, कि मैंने एक हाफ कॉन्वेक्स लेंस लिया और उसके प्लेन सरफेस को, गायत्री एक मिनट अभी प्रीवियस स्लाइड दिखा रहा हूं, कि मैंने एक हाफ कॉन्वेक्स लिया तो उसका प्लेन सरफेस को सिल्वर कर दिया। तो याद रखना इसमें फॉर्मूला क्या यूज करोगे, 2/f ऑफ लेंस प्लस 1/f ऑफ प्लेन मिरर, क्योंकि ये प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा, और 1 फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या हो जाएगा आपका, जीरो, क्योंकि 1/इंफिनिटी जीरो होता है। क्या ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया? Yes, sir. यस बाकी अभी यही क्वेश्चन दूंगा, तो आप अपने आप ट्राई करना। इसको अभी Yes. फिलहाल इरेज कर रहा हूं, ये लो। अब आप प्रीवियस स्लाइड सारी नोट डाउन कर लो। चेक करो पहले ये नोट डाउन करी थी या नहीं करी थी, Sir, sorry, करी. कर ली? यस नहीं अभी किसी की रह गई थी। और ये वाली और चेक कर लो भैया, गायत्री की रह गई थी, गायत्री चेक करो आप। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? पॉजिटिव। Hmm. नेगेटिव। वेरी गुड, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ याद रखना नेगेटिव होता है। ठीक है, डन। वेरस कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता था। पॉजिटिव। चलो आ जाओ, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूं। भैया क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है। इस टाइप के लेंस को हम कहते हैं प्लानो, बिकॉज प्लेन सरफेस एक और आधा कॉन्वेक्स है, तो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। हमें इसका फोकल लेंथ गिवन है कि इसका जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो ये प्लेन सरफेस है इसको मैंने सिल्वर कर दिया, और इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है कि इससे ऑब्जेक्ट कितनी दूर प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है कि भैया फाइनल इमेज किधर बनेगी, फाइनल इमेज
ऑप्शंस दे रहा हूं, चेक करना। फर्स्ट ऑप्शन 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट, सेकेंड ऑप्शन 12 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट, थर्ड ऑप्शन 60 सेंटीमीटर टू द राइट, राइट ऑफ द लेंस की बात कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट टू द लेंस, और लास्ट ऑप्शन 12 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द लेंस। Yes, sir. आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, साथ में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे अब, जब आपने ये क्वेश्चन लिख लिया है, सबसे Yes, पहले sir. आप मेरे को एफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके दोगे। मैं सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूँ, कैलकुलेट आपका काम। आप मेरे को एफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके दो, कितना होगा एफ इक्विवेलेंट। चलो। भाई वेरी गुड प्रतिभा, वेरी गुड आकाश, बिल्कुल सही। बाकी लोग भी प्लीज कैलकुलेट करो। आंसर आते ही बताते जाना भाई। तनिष्का आंसर सही आ रहा है। शिवानी गुड। चलो तो भाई लेट्स कंटिन्यू। तो यार अगर आप एफ इक्वलेंट निकालोगे, फटाफट स्टेप्स करके दिखा रहा हूं। हमारे पास आएगा 1/f इक्वलेंट, जैसे मैंने बताया 2/f ऑफ लेंस प्लस 1/f ऑफ मिरर। लेकिन ये एक प्लेन मिरर है, तो अभी अभी डिस्कशन हुआ था, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफानाइट होता है और 1/इनफानाइट 0 होता है। तो 1/f इक्वलेंट आएगा हमारे पास 2 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है 15, तो हमारे पास f इक्वलेंट आ गया 15/2। 15/2. बिल्कुल, मतलब आधी इंग्लिश आधी हिंदी हो गई, 15/2 मतलब Yes. 7.5। चलो, एक बार f इक्वलेंट आ गया, तो मैंने अभी बताया था कि भैया ये कॉम्बिनेशन एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो अगर अब ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो आप लास्ट में लेंस फॉर्मूला यूज करोगे या मिरर फॉर्मूला? Sir, mirror. वेरी Formula. गुड। काफी बच्चे बस यही गलती कर देते हैं, वो लास्ट में भी है ना लेंस फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो बस थोड़ा सा इस चीज को मतलब ध्यान से कर लेना Yes, कि भैया अब sir. हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला के हिसाब से 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। 1/v कैलकुलेट करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव में लेते हैं। Yes. कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ इसलिए बताया था नेगेटिव में आएगा 15/2। इसको सॉल्व करो और मेरे को v की वैल्यू बताओ, v की वैल्यू कितनी आ रही है। सिमरन आपका आंसर सही है, वेरी गुड। Sir, 12 centimeter.
तो यार v की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगी -12 सेंटीमीटर। माइनस साइन आपको पता ही है कब आता है, माइनस Yes. साइन तब आता है जब लेफ्ट हैंड साइड हो चीजें। तो मतलब ये तो पता ही है कि लेफ्ट हैंड साइड है चीजें, और ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट बी। B. भैया कैलकुलेशन एक बार शो कर देता हूँ, कुछ बच्चों की कैलकुलेशन गलत चल रही है। 1/v इज इक्वल्स टू -2/15, लेकिन अब हो जाएगा +1/20। तो 1/v 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60। 60 तो ये हो जाएगा -8 +3। plus 3. -8 और +3 मतलब हो गया -5/60। तो v की वैल्यू भैया आ गई -12। centimeter. बिल्कुल। आरती बिल्कुल सही। जैसे यार सबका कंप्लीट हो जाए चेक कर लेना। आकाश एक बार चेक करो, आपका +12 आ रहा था आंसर। Sir, done. डन, बहुत सही। Yes. आकाश लेंस फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमारा जो ये कॉम्बिनेशन है, अभी हमने डिस्कशन किया ना, ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसलिए अब की बार इधर लास्ट में मिरर फॉर्मूला लगेगा। वेरएज जो हम पहले पढ़ रहे थे ये वाला, दो लेंस का कॉम्बिनेशन एक लेंस की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो अगर दो लेंस का कॉम्बिनेशन एक लेंस की तरह ही बिहेव कर रहा है तो लास्ट में हम लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इधर भी दो लेंस का कॉम्बिनेशन लेंस की तरह ही बिहेव कर रहा है, इसलिए लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। लेकिन इधर सिल्वरिंग के केस में हमारा कॉम्बिनेशन एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम फिर मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। आकाश चेक कर लो, क्लियर हो गया ये वाला छोटा सा डाउट? डन, बढ़िया। हाँ, चाहे आकाश वो प्लेन मिरर ही क्यों ना लिया हो, चाहे प्लेन मिरर हो चाहे कुछ भी हो, कॉम्बिनेशन तो हमारा कॉनकेव मिरर की तरह ही बिहेव कर रहा है। Sir, done. डन। बस एक चीज का चेक कर लो, सपोज अब मैं डायग्राम आपको ये दे रहा हूं, आपका कंफ्यूजन और क्लियर कर देता हूं। सपोज मैं डायग्राम कुछ इस टाइप का दे रहा हूं कि भैया ये मैंने लिया है कॉनकेव लेंस, और इस कॉनकेव लेंस का ये वाला पार्ट मैंने सिल्वर कर दिया। अब मेरे को बताओ कि इस केस में एफ इक्वलेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इस केस में भी वही होगा, 2/f ऑफ लेंस +1/f ऑफ मिरर। Length. लेकिन अब की बार ये जो कॉम्बिनेशन है ये कौन से मिरर की तरह बिहेव करेगा? Convex. Convex. वेरी गुड, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यार ये फाइनल कॉम्बिनेशन अब इसकी तरह आएगा। तो ये कौन सा मिरर होता है? ये भैया एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो इस केस में हमारा ये कॉम्बिनेशन एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो अब की बार आप लास्ट में जो फोकल लेंथ लिखोगे वो अब की बार आप पॉजिटिव लिखोगे। Positive. Positive. Yes, sir. तो सबको क्लियर है तो आ जाओ, अब इस पे एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं। आओ Yes, sir. भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने क्या किया, एक लेंस लिया, ये कॉन्वेक्स लेंस है पता ही है, इसका फोकल लेंथ f1, और इससे कुछ दूरी पे हमने रख दिया है एक प्लेन मिरर, और यहाँ पे हमने रखा है ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन ने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है भैया वो लाइट रे रिफ्रैक्ट कर रही है, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट कर रही है, और वापस जो इमेज मिल रही है वो हमारी सेम जगह पे ओवरलैप कर रही है। जैसे एक बार सिचुएशन समझा देता हूं आपको। जैसे इस वाले केस में क्या हो रहा था, इमेज हमारे ऑब्जेक्ट से मतलब थोड़े से डिस्टेंस पे बन रही है, बन तो सेम साइड ही रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कुछ ना कुछ गैप है। Yes, लेकिन sir. इस वाले क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कोई गैप नहीं है, दोनों सेम जगह पे बन रही है, और हमें ये डिस्टेंस गिवन है कि भैया ये डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस हमें बोला हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो आपको इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या फाइंड करना है? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। Yes, sir. चलो सॉरी, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये कैलकुलेट करना है। Yes, sir. तो सबसे पहले इतना चेक करो कि क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। Yes, sir. डन। शैलजा मैडम्स,
राधिका मैडम जल्दी बताओ, क्वेश्चन क्लियर? दोनों मैडम्स ने नहीं कुछ बोला। प्रशिंता? Yes, sir. चलो डन। ओशियन? चलो भैया, तो लेट्स प्रोसीड। अब आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो मेरे को ये याद दिलाओ कि अगर लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है किसी भी एक प्लेन मिरर पे या किसी भी एक स्फेरिकल मिरर पे, मतलब परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है, तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 0. वेरी गुड। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल आर कितना होगा? 0. तो जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल आर भी 0 होगा। तो इस फिनोमेनन को हम कहेंगे कि भैया लाइट रे हैज रिट्रेसेस इट्स पाथ। रिट्रेसेस इट्स पाथ, लाइट ने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया है, मतलब जैसे गई थी वो वैसे ही वापस आ गई है। क्या इसमें कोई दिक्कत? नो सर। तो अब इसको थोड़ा वाइसा वर्सा बोलो, मतलब उल्टे तरीके से बोलो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर रही है तो वो मिरर पे कैसे फॉल डाउन हुई होगी? यस सर। अरे आंसर बताओ। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो यार इसको इस तरीके से याद रखना, दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर लाइट रे परपेंडिकुलर फॉल डाउन कर रही है तो वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। मैंने दूसरे तरीके से पूछा, मैंने कहा अगर कोई लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर रही है तो वो कितने एंगल पे फॉल डाउन हुई थी? तो आप बोलोगे कि भैया वो 0 डिग्री, मतलब वो मिरर पे परपेंडिकुलर फॉल डाउन हुई थी। चलो अब इधर समझो कहानी को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यार अगर मेरा ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे बन रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल है कि जिस तरीके से लाइट गई थी उसी तरीके से लाइट वापस आ जाए। आई रिपीट, भैया ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पोजीशन पे, यहां लिख रहा हूं, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पोजीशन पे तभी बन सकते हैं जब लाइट रे ने अपना पाथ क्या किया होगा? रिट्रेस रिट्रेस। किया होगा। अब हमारा लेंस तो लाइट रे को रिट्रेस नहीं करा सकता क्योंकि लेंस तो क्या है, रिफ्रैक्ट कराता है। तो इस लाइट रे को रिट्रेस किसने कराया होगा? प्लेन मिरर ने। तो अगर लाइट रे को रिट्रेस होना है तो वो इस प्लेन मिरर पे कैसे गिरी होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलरली। अगर ये लाइट रे मिरर पे परपेंडिकुलरली गिर रही है तो मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है। तो अब मेरे को सिचुएशन बताओ कि किस केस में लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन या आफ्टर रिफ्लेक्शन? सर जब इंफिनिटी पे होता है। इन्फिनिटी पे तो फाइनल आंसर आ रहा है, ध्यान दो इधर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ होगा, या इसका उल्टा लो पहले, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हमारी इमेज कहां बनती है? फोकस। फोकस पे। डायग्राम भी बना देता हूं आपके सेटिस्फैक्शन के लिए ताकि चीजें याद रहे कि भैया ये अगर मैंने लेंस लिया और मैं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो मतलब लाइट रेस पैरेलल आएगी और रिफ्रैक्शन के बाद वो मर्ज कर जाएगी फोकस पे। टों टों टों, ये सिचुएशन है। अब इसका उल्टा, अगर मैंने ऑब्जेक्ट लिया है फोकस पे तो भैया इमेज कहां बनेगी? अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो इसका रे डायग्राम क्या है? इसका रे डायग्राम ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होना चाहिए, माय मिस्टेक, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे होना चाहिए। तो इससे जो लाइट रे निकलेगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल बन जाएगी। चेक करो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे पैरेलल आ रही है तो मतलब ये ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस था? फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही तो फोकस होगा। तो हमें फोकल लेंथ का आंसर क्या लिखना है? 30। सेंटीमीटर। और ये प्लस में लिखूंगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में होगा लेकिन हमें पता है फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है तो फोकल लेंथ इज +30। तो देखो इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। सर इसके बाद वाली स्लाइड दिखा दो। बिल्कुल, ये लो। किसी को कहीं पे भी जरा सा भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। सर लास्ट वाला समझा दो एक बार। लास्ट वाला ये इन्फिनिटी वाला? यस सर।
ठीक है, समझो। मैंने कहा हमारा वाइसा वर्सा सिचुएशन चल रही है। अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो, इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा? इन्फिनिटी का मतलब होगा कि लाइट रे पैरेलल आनी चाहिए। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो मतलब लाइट रेस पैरेलल आ रही है। तो ये पैरेलल लाइट रेस रिफ्रैक्शन के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद किधर मीट करेगी? फोकस पे। तो मतलब मेरी इमेज कहाँ मिल रही है? फोकस पे। लेकिन अब मैंने सिचुएशन चेंज कर दी। मैंने कहा कि अगर अब की बार मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखूं तो अब की बार इमेज कहाँ मिलेगी? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब क्या? कि अब की बार इमेज इन्फिनिटी पे है ना, तो मतलब रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे कैसी जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। क्या ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. डन। Yes, अब sir. एक चीज देखो, इधर रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे पैरेलल जा रही है ना प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर लाइट रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के लिए, तो मुझे कंक्लूजन क्या मिला? कि ये ऑब्जेक्ट किधर प्लेस हो रखा होगा? फोकस पे। तो ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यही तो फोकल लेंथ हो गया। तो हमें फोकल लेंथ ही फाइंड करनी थी। तो फोकल लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30, तो फोकल लेंथ 30। क्या अभी फिर से रिपीट करना है? प्लीज बताओ, किसी के लिए फिर से रिपीट करना है? चलो डन। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लें। Yes. Yes, चलो sir. डन। भैया एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन शायद से थोड़ा लेंथी लगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। चलो भाई आओ। एक मिनट मेरे क्वेश्चन निकालने दो, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन। चलो भैया, आ गया एनसीईआरटी क्वेश्चन। पहले मैं पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको एक साथ समझा देता हूँ क्या सिचुएशन है। ये आर, ये भी आर। चलो भाई देखो, पहले ही बोल रहा हूँ घबराना नहीं है। क्वेश्चन लेंथी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बस ये मत सोचना कि भैया इसको बीच में ही क्विट करने वाली सिचुएशन। आ जाओ समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार जैसे मैंने एक प्लेन सरफेस लिया और इस प्लेन सरफेस के ऊपर मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। तो ये प्लेन सरफेस, इसके ऊपर मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया और मैंने ऑब्जेक्ट और इमेज को स्लाइड, मतलब ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे स्लाइड कर रहा हूं। कब तक स्लाइड कर रहा हूं? जब तक ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे ना मिल जाए। मेरे को ये वाला डिस्टेंस गिवन है कि ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया? ये वाला डिस्टेंस मेरे को गिवन है कि ये है 30 सेंटीमीटर। फिर हमने यही सेम चीज रिपीट करी, लेकिन सेटअप चेंज कर दिया। क्या सेटअप चेंज किया मैंने? मैंने प्लेन सरफेस, कॉन्वेक्स लेंस और बीच में जो ये गैप बन रहा था ना, उस गैप के अंदर मैंने पानी भर दिया। तो अगर मैंने गैप के अंदर पानी भर दिया तो ये हमारा किसकी तरह एक्ट करेगा? अब एक हमारा प्लानो कॉनकेव लेंस की तरह एक्ट करेगा, लिक्विड। चेक करो, ये वाली सिचुएशन समझ में आ रही है? Yes. Yes, sir. डन। तो भैया रिपीट। पहले वाले सिचुएशन में पानी नहीं भरा था। पहले वाली सिचुएशन में सिर्फ प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट को स्लाइड किया कब तक? जब तक ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे ना बन जाए, और वो डिस्टेंस हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट केस में बस मैंने बीच में पानी भर दिया, तो ये एक लेंस हो जाएगा, ये दूसरा लेंस हो जाएगा, और ये डिस्टेंस अब हमें गिवन है कि 45 सेंटीमीटर है। 45 सेंटीमीटर। भैया क्या कैलकुलेट करना है? पहला पार्ट, पहला पार्ट कि मेरे को ये आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आर, भैया याद रखना दोनों आर सेम है। सेकेंड पार्ट, हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है इस वाले लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। और थर्ड पार्ट, मेरे को इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है।
क्या कैलकुलेट करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। मेरे को लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 3/2। दोनों लेंस सेम ही है, 3/2। पहले आप क्वेश्चन लिख लो, फिर एक एक करके सॉल्व करेंगे। करें स्टार्ट? Yes. चलो डन। Yes, sir. देखो क्वेश्चन में एक चेंजेस है। क्वेश्चन में क्या चेंजेस है कि यार यूजुअली हम अपवर्ड्स को क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और डाउनवर्ड्स को क्या लेते हैं? नेगेटिव। लेकिन क्वेश्चन ने नीचे क्या Negative. बोला हुआ है? क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि साइन कन्वेंशन उल्टा लो, नीचे वाले को पॉजिटिव लो और ऊपर वाले को क्या लो आप? नेगेटिव। चलो समझो अब। Negative. अभी मैंने क्या समझाया आपको? लेंस है, मिरर है, और अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे बन रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर ले। और इस सिचुएशन में फोकल लेंथ लेंस का कितना आएगा? जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. तो यार देखो फर्स्ट सिचुएशन में भी तो यही हो रहा है। फर्स्ट सिचुएशन में लेंस है, एक प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे बन रही है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे कब बनेगी? ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे तभी बनेगी जब हमारी लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर रही होगी। तो यहां पे लिख रहा हूं स्टेप। सिंस सिंस ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पोजीशन पे हैं तो हमारी लाइट रिट्रेस हो रही होगी। लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो लाइट अगर अपना पाथ रिट्रेस कर रही है तो वो प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन हुई होगी। तो मेरे को बता दो इस केस में फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कितना आएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना गिवन है क्वेश्चन में फर्स्ट केस में? 30 सेंटीमीटर. 30 तो आंसर हमारा आ गया। किसका आंसर आ गया? सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। चेक करो कोई दिक्कत इसमें? सेकंड पार्ट इजी था। Yes, sir. No, sir. चलो बढ़िया। तो जैसे ये सेकंड पार्ट सबका कंप्लीट हो जाए प्लीज बताते चलना। Yes, sir. चलो सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, अब आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पे। भाई फर्स्ट पार्ट ने क्या कहा कि मेरे को ये आर और आर दोनों रेडियस इक्वल हैं, मेरे को ये आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो भैया आर की वैल्यू तो लेंस मेकर फॉर्मूले में आती है। तो आप लिखोगे फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस सराउंडिंग को एयर अज्यूम करेंगे 1/r1 माइनस 1/r2। जहां पे R1 R2 क्या होगा? भैया ये वाला R1 होगा और ये नीचे वाला R2 होगा। तो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज को। 1 बाय फोकल लेंथ कितना निकाला आपने? 30। 30 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है लेंस का? 3/2। 3/2 1/r1। मेरे को बताओ R1 की वैल्यू पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं? Negative. आर ऊपर वाले का The रेडियस नीचे positive. आएगा कि ऊपर आएगा? ऊपर वाले का रेडियस नीचे आएगा। The तो नीचे positive. वाली डाउनवर्ड डायरेक्शन तो पॉजिटिव लेनी है ना। तो इसलिए ये चीज याद रखना, R1 की वैल्यू मैं किस में ले रहा हूं? पॉजिटिव में ले रहा हूं। माइनस माइनस R2 की वैल्यू। R2 की वैल्यू ऊपर की तरफ आ रही है। तो R2 की वैल्यू ऊपर की तरफ आ रही है तो हमें क्या लेनी है? नेगेटिव Negative. नेगेटिव। नेगेटिव बीच में क्या लिख दूं? Positive. तो चलो कैलकुलेट करो और R की वैल्यू बता दो यार, और क्या बच्चे की जान। एक मिनट कैलकुलेट करो प्लीज।
चलो तो भाई, आई होप सबने यहाँ तक कैलकुलेट कर ही लिया होगा। हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ रही है, +30 आ रही है। जैसे ही सबका ये कंप्लीट हो जाए बता देना। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है, फिर अब आएंगे थर्ड पार्ट पे। आरती आपका आंसर सही है, आकाश तुम्हारा आंसर सही है। चलो उज्जवल आपका भी वेरी गुड। अब यार फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट क्या था? प्रतिभा वेरी गुड। थर्ड पार्ट था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है लिक्विड का। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन अब टेढ़ा है भाई। सेकंड वाले मतलब थर्ड वाले पार्ट के केस में एक चीज नोटिस करो। अगर ये मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये मेरा एक कॉनकेव लेंस बन रहा है, और फिर नीचे एक प्लेन मिरर बन रहा है, और ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे बन रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे बन रही है, तो फिर से यही कह सकता हूं ना कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे बन रही है तो ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस फोकल लेंथ होगी। तो हमें एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू गिवन है 45 सेंटीमीटर। चेक करो सबको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस तो मेरे को बताओ इस केस में एफ इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे? इस केस में एफ इक्विवेलेंट लिखूंगा 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ ऑफ लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। प्लस Convex. 1/फोकल लेंथ ऑफ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉनकेव लेंस, प्लस 1/फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। याद रखना ये सिल्वरिंग ऑफ लेंस नहीं है, तो 2 to 2 वाली वैल्यू नहीं लोगे। तो 1/f इक्विवेलेंट है 45। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। कितना आया था कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ? 30। 30. हमें इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है पहले कॉनकेव का। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है? अरे अभी तो बताया प्लेन मिरर का Infinite. इनफाइनाइट, तो ये आ गया 0। तो जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करो और मेरे को बताओ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस कितना आ रहा है। भैया 45 और 30 का एलसीएम लोगे तो 90 ले सकते हो एलसीएम। दीक्षा आपका सही नहीं आ रहा, प्लीज चेक करो। आकाश आपका बिल्कुल सही आ रहा है भाई, कैलकुलेशन में तो तुम बिल्कुल माहिर हो लियो। बिल्कुल। तो भैया फोकल लेंथ सब चेक करो। कॉनकेव होगा हमें पता है माइनस में होना चाहिए, और वैल्यू आ रही है 90। उज्जवल वेरी गुड। बस एक लास्ट स्टेप बचा और हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। प्रतिभा बिल्कुल सही। तो एक बार रिपीट कर देता हूं हमने क्या किया। भाई हमें पता है ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे बन रही है, तो ये जो डिस्टेंस है यही फोकल लेंथ होगा, लेकिन ये पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होगा। कोमल डन। तो हमारे पास टोटल फोकल लेंथ पता है 45। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा हुआ है, क्योंकि वो सेकंड पार्ट की डिमांड भी थी। कॉन्केव लेंस का कैलकुलेट कर लिया। प्लेन मिरर का हमें पता है इनफाइनाइट होता है। तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगा कॉन्केव लेंस का -90। अब फिर से लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर दो। 1/फोकल लेंथ ऑफ लेंस आपको पता है, कॉन्केव के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम, इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है सराउंडिंग एयर, 1/r। 1/r कितना लिखूं अब सोच के बताओ जरा। इसका r किधर आएगा, नीचे या ऊपर? इसका r, ऊपर और ऊपर वाला नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है? नेगेटिव तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -30। r की वैल्यू 30 आई थी। माइनस नीचे वाले का रेडियस कितना? नीचे वाला प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होता है? इनफाइनाइट। अभी तो बात हुई इनफाइनाइट। तो इसको सॉल्व करो। 1/फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव अभी आपने कैलकुलेट किया -90। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, और ये हो जाएगा -1/30। ये हो गया 0। चलो प्लीज सॉल्व करो और मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर बता दो। थर्ड पार्ट कंप्लीट।
लेंथी क्वेश्चन था जैसे मैंने बोला। भाई कुछ बच्चे ये गलती कर देंगे कि वो इस 1/30 को यहाँ ले जाएंगे और कह देंगे कि इधर +1/30। गलत, ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये नहीं कि उधर ले जाके +1/30 लिख दो। नहीं, उज्जवल तुम्हारा आंसर सही है। आरती चेक अगेन, दीक्षा चेक अगेन। भाई सबसे पहले 30 और 90 को कैंसिल कर दो, इधर आ जाएगा 3। तो अगर मैं देखूं मेरे पास क्या बच रहा है इधर, -1/3। माइनस साइन से माइनस साइन को भी काट दो क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। तो मेरे पास आएगा 1/3 इज इक्वल टू μl-1। तो भैया म्यू एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/3 +1। तो अब ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर 4/3 विच इज 1.33। हमारे पास खत्म। तो सिंस ये एक बहुत लेंथी क्वेश्चन निकला, तो एक बार अब आप शुरू से चेक कर लो, आपको तीनों पार्ट्स में कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो पूछ लो। मैं स्लाइड बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहा हूं, तो चेक करना आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। हमें सिचुएशन क्या गिवन थी, आप चेक भी कर सकते हो, ये आपके एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स चैप्टर का। कि यार हमें एक प्लेन मिरर गिवन है, लेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे बन रही है। तो हमें पता चल गया कि यही फोकल लेंथ होगा। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस तो निकल गया, सेकंड पार्ट हाथ की हाथ। फिर हमें रेडियस कैलकुलेट करना था। तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमने लेंस मेकर फॉर्मूला यूज किया। दोनों रेडियस की वैल्यू सेम होगी, तो R1 R2 की वैल्यू सेम। लेकिन हमें चेक करना था कौन सा रेडियस पॉजिटिव कौन सा रेडियस नेगेटिव। तो नीचे वाला रेडियस पॉजिटिव लेना है, उल्टा साइन कन्वेंशन, और ऊपर वाला रेडियस नेगेटिव लेना है। तो रेडियस आ गया उससे हमारे पास 30। फिर थर्ड पार्ट था लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करो। तो हमने सेकंड वाली केस का यूज लिया कि ये हमारे पास टोटल फोकल लेंथ है। तो सबसे पहले मैंने फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस निकाला। एक बार फोकल लेंथ निकल गया, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने लेंस मेकर फॉर्मूला यूज किया, और उससे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया। तो भैया ये लेंस वाला पार्ट आपका खत्म हो चुका। अब बच रहे हैं दो टॉपिक पूरे चैप्टर में। दो टॉपिक बच रहे हैं, एक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और एक है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो यहाँ पे खत्म हो जाए तो बता दो, फिर स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। डन सर। चलो भैया डन। और जो भैया लिख लो हेडिंग, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। यार ये 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर मैं व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास कर दूं तो फिर उसके साथ क्या होता है, विबग्योर 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 बनता है। भाई क्या बात है, ये भी लोगों ने सोच के बोला। यार अगर कोई भी एक व्हाइट लाइट किसी एक प्रिज्म पे फॉल डाउन कर रही है तो ये व्हाइट लाइट हमारी 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। सबसे ऊपर वाला कलर होगा हमारे पास रेड, और फिर ऐसे ही सबसे नीचे वाला कलर कौन सा आएगा, सबसे नीचे वाला कलर आता है वायलेट। इसलिए ये बन गया विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड द रेड, विबग्योर। अब ये क्वेश्चन ये है कि भैया ये हमारे पास कलर स्प्लिट क्यों हुए हैं, ये क्यों 7 कलर्स में स्प्लिट हुआ है, ये सोच के बताओ। 10th क्लास में इतना तो पढ़ लिया कि 7 कलर्स में स्प्लिट हुआ, लेकिन ये सोच के बताओ कि 7 कलर्स में स्प्लिट हुआ क्यों। तो इसके लिए मेरे को एक काम करके बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताओ।
सही है आकाश। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताओ भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भूल गए हैं चीजें, अब याद नहीं है। सी अपॉन बी। वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड। आकाश तुमने पूरा कॉन्सेप्ट सही बताया। यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वी, और अगर मैं इस स्पीड को वेवलेंथ के टर्म्स में लिखूं तो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इन अ मीडियम। तो हमें पता चल गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, और इस रिलेशन को हम कहते हैं कॉशीज रिलेशन। आपकी बुक में कॉशीज रिलेशन के नाम से गिवन है ये। तो यार याद रखो कि अगर हमारी लाइट है व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, इन 7 कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग है। मतलब रेड की वेवलेंथ अलग है, वायलेट की वेवलेंथ अलग है, और आपको यह भी पता होगा कि रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, इसलिए रेड हमें बहुत लंबे डिस्टेंस पे भी दिखाई दे जाता है। इसलिए सारे डेंजर साइंस, सारे डेंजर सिंबल्स हम कौन से कलर का बनाते हैं? रेड Red. कलर का बनाते हैं, ताकि वो दूर से दिख जाए। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की है, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की है। मतलब हर एक की वेवलेंथ अलग अलग है। अगर हर एक की वेवलेंथ अलग अलग है तो रेड के लिए इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, वायलेट के लिए इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। तो मतलब स्टेटमेंट क्या है? फॉर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ सेम मीडियम हैज डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां लिख रहा हूं, फॉर different wavelengths same medium has different refractive index। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो बेंडिंग भी तो अलग अलग होगी, क्योंकि बेंडिंग डिपेंड तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही करती है। तो हर एक लाइट रे अलग अलग बेंडिंग करेगी। तो इसलिए ये हमारे 7 कलर्स जो पहले एक साथ ट्रैवल कर रहे थे, अब वो अलग अलग ट्रैवल करेंगे, क्योंकि उन सबका पाथ अलग अलग हो गया है। रेड को बेंडिंग कम मिली तो भैया वो अलग चले गया, वायलेट को अलग बेंडिंग मिली, ब्लू को अलग, ग्रीन को अलग, सबको अलग अलग बेंडिंग मिली। तो इसलिए ये 7 कलर्स अलग अलग अब स्प्लिट हो गए हैं। चेक कर लो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। यस सर। चलो पहले यहां तक नोट डाउन करो। ये तो बेसिक है, ये हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये तो हमने 10th में पढ़ लिया, ये तो बेसिक था। सर डन। डन। अब आ जाओ, हमें मेन कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है। थोड़ा डायग्राम बड़ा बना रहा हूं ताकि अच्छे से समझा सकूं। अब ये कोई भी एक लाइट रे ले लो, सपोज कोई भी, मैंने एक लाइट रे ली है। मेरे को बताओ कि ये ट्रैवल कैसे कर रही है। भैया अगर आप नोटिस करो, ये ट्रैवल कर रही है रेयरर टू डेंसर। ये मैंने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो मेरे को बताओ ये किधर बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? Towards the टूवर्ड्स भैया नॉर्मल। वेरी गुड, ये लाइट रे ट्रैवल कर रही है रेयरर से डेंसर, तो ये बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद अगर मैं देखूं ये फिर से रिफ्रैक्शन करेगी, फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं, ये फिर से रिफ्रैक्शन करेगी, लेकिन अब की बार ये किधर ट्रैवल कर रही है? डेंसर Denser से to रेयरर। तो अब की बार ये किधर बेंड करेगी, टुवर्ड्स या अवे? away from. तो ये आएगी हमारे पास फाइनल लाइट रे, फाइनल लाइट रे। और इस फाइनल लाइट रे को हम कहते हैं इमर्जेंट रे। तो आप एक चीज चेक करके बताओ, रिफ्रैक्शन कितने हो रहे हैं, कितनी बार हो रहा है रिफ्रैक्शन? सर 2 बार. 2 बार। तो याद रखो, अब इसका डिनोशंस क्या है, डिनोशंस याद रखो। यार इस वाले एंगल को हम कहेंगे एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सरफेस 1। इस वाले एंगल को, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो इसको हम कहेंगे R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द फर्स्ट सरफेस। ये वाला एंगल क्या बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द Second surface. लेकिन इसको हम इंडिकेट R2 से करेंगे। तो कंफ्यूज मत होना, मैं यहां साइड में लिख देता हूं। आई क्या है? आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस सरफेस 1 के लिए। R1 क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आप भी साइड में लिख लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो, फॉर सरफेस 1। लेकिन R2 क्या है? भले ही मैं इसको R से इंडिकेट कर रहा हूं, लेकिन R2 एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकेंड सरफेस के लिए। ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकेंड सरफेस के लिए, लेकिन हम इसको इंडिकेट करते हैं I डैश से।
तो ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। कौन से सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए। और इन दोनों के बीच में एक ये वाला एंगल होगा, याद रखना ये एंगल इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, जहां पे कैपिटल ए क्या कहलाता है, हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। चलो पहले यहां तक आप पूरा लिख लो, छाप डालो, फिर आगे डिस्कस करेंगे। Done, sir. सर डन। डन। चलो अब एक चीज याद रखो, इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है। सबसे पहली चीज, यार अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो हमारी लाइट रे कैसे जाती। हमारी लाइट रे भैया जैसा ट्रैवल कर रही थी वो तो वैसे चुपचाप करती रहती, अपना पाथ चेंज ही नहीं करती, वो सीधा जाती रहती, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो। लेकिन इस प्रिज्म की वजह से लाइट रे ने अपना पाथ चेंज किया और लाइट रे को ये फाइनल पाथ मिल रहा है। तो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं और इन दोनों के बीच में ये एंगल फाइंड करूं, तो आप मेरे को याद दिला सकते हो ये एंगल, हम इस एंगल को हम क्या कहते थे। The angle of deviation. वेरी गुड, तो इसको हम डिनोट करेंगे डेल से। तो यहाँ पे लिख लो हमारा टारगेट यही है कैलकुलेट करना, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कि अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे सीधा सीधा जाती, लेकिन प्रिज्म की वजह से लाइट रे ने दो बार अपना पाथ चेंज किया, एक बार इधर एक बार इधर। तो फाइनल पाथ को अगर हम एक्सटेंड कर दें और इनिशियल पाथ को एक्सटेंड कर दें तो उनके बीच में एक एंगल मिलेगा और वो एंगल हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। यस सर। चलो डन। सर अब देखो मैं इसमें ना डेरिवेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, डेरिवेशन हमारे काम की नहीं है, वो तो आप स्कूल वगैरह में कर भी लोगे, 2-3 स्टेप की डेरिवेशन है। बस मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ। भैया ध्यान देना, एंगल ए हमेशा किसके बराबर आएगा, अगर मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करूंगा तो हमेशा R1 प्लस R2 के बराबर आएगा। हमारा ये जो एंगल ए है ये हमेशा इस एंगल R1 और इस एंगल R2 के बराबर आएगा। हमें एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला लिखो। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है I प्लस आई डैश माइनस एंगल ए। मतलब अगर देखा जाए एंगल डेल इज इक्वल्स टू आई प्लस आई डैश माइनस एंगल R1 प्लस एंगल R2। चलो इसको नोट डाउन करो। डन। सर सबको डन। डन है, चलो बहुत बढ़िया। और लास्ट चीज क्या करनी है, इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और हम ये चेक करके बताएंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैं अभी सिर्फ तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, समझाऊंगा इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ही। भैया ग्राफ ड्रॉ कर लो, ये बाकी है ना आपके स्कूल में एज अ लैब एक्टिविटी भी है, मतलब आपके एक्सपेरिमेंट में भी ये आप पढ़ोगे। आपका ग्राफ इस टाइप का यू शेप ग्राफ बनेगा। चलो बस ये फैक्टर्स लिखो। फैक्टर्स क्या क्या है जिसपे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर भैया ये एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा। दूसरा फैक्टर ये भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा। तीसरा फैक्टर ये हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड करेगा। और फोर्थ फैक्टर कि आपने लाइट रे कौन सी ली है, मतलब ये वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करेगा। बस ये 4 फैक्टर्स हैं जिसपे ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करेगा। यस सर। यहां तक कंप्लीट करके छोड़ दो आज के लिए भैया, इतना ही।
इससे ज्यादा करेंगे तो आपके लिए हो जाएगा भारी। Yes, sir. एंड रिमेम्बर ये लास्ट मतलब नेक्स्ट वीक तक याद रख लेना, क्योंकि क्लास थोड़े गैप में ही है, तो ये चीज भूल मत जाना। ग्राफ एक्सप्लेन करना है मेरे को और ये फैक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं मेरे को। Yes, sir. ओके तो भैया दैट्स इट फॉर टुडेज। भैया टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।